देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एनसीईआरटी के नए वाले सिलेबस से क्या निकाल दिया गया है, स्टेट ऑफ मैटर, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। बट फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा चैप्टर है ताकि ध्यान रहेगा आगे कुछ काम करने में। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है और किस किस पैरामीटर पे ये काम करता है हमारा गैस। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, इसका गैस लॉ। कौन सा लॉ हुआ? क्योंकि देखो, कोई भी गैस ना कुछ नियम को फॉलो कर रहा है, तो कौन कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो आज हम लोग वही सीखेंगे, प्रैक्टिकली भी हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, आज हम लोग गैस लॉ सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, गैस लॉ कहता क्या है? तो गैस लॉ कहता है कि देखो, द सर्टेन लॉ, कुछ ऐसे नियम है, ठीक है ना, जो कि रिलेट करते हैं कितने पैरामीटर्स। और आपको मैंने कल 4 पैरामीटर्स के नाम बताए थे, बोले तो कौन कौन से पैरामीटर्स है? 4। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। ये 4 पैरामीटर्स को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करवाते हैं। उसी को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? गैस लॉ। तो कोई पूछता है व्हाट इज गैस लॉ, तो क्या बोलिएगा बउआ? द सर्टेन लॉ विच रिलेट द 4 पैरामीटर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? गैस लॉ। लिखिए तो खटाक से लिखवा देता हूँ, हेडिंग दीजिए तो गैस लॉ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ लिखिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ बैठे कॉपी नहीं बनेंगे, खाली लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं। लाइफ में पढ़ाई में ठहराव चाहिए। देखिए गैस लॉ के बारे में, कुछ ऐसे लॉ जो रिलेट करते हैं 4 पैरामीटर्स के, और 4 पैरामीटर्स के नाम हमको पता है, मैंने बता लिखा है कल की क्लास में। मास, टेम्परेचर, ये देख कर लिख लीजिए ना आप लोग। द सर्टेन लॉ, द सर्टेन लॉ विच रिलेट द 4 पैरामीटर्स आर कॉल्ड गैस लॉ। क्या कहलाएगा बाबा? गैस लॉ। अच्छा, वैसे हम आपको ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ, अगर कोई पूछेगा कितने गैस लॉ होते हैं, तो कौन कौन वैज्ञानिक के नाम लीजिएगा? बॉयल्स लॉ, पहला लॉ में क्या लिखेंगे? बॉयल्स। दूसरे में क्या लिखेंगे? चार्ल्स। तीसरा में क्या लिखेंगे? गेलुसाक्स लॉ। और चौथा में एवोगाड्रो, वैज्ञानिक का नाम है। तो पहला लिखकर खाली नाम लिखिएगा। पहला में क्या लिखिएगा? चार्ल्स लॉ। पहला में लिखिए चार्ल्स लॉ, सॉरी बॉयल्स लॉ। दूसरा में चार्ल्स लॉ। तीसरा में गेलुसाक्स लॉ। और चौथा में एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ये 4 नियम है, चारों के नाम लिखिए एक एक करके। मैं सारे नियम को समझाता हूँ। और सुन लो, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में भी ये चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, तो वहां तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा वापस। यही चीज अगर वहां वापस क्यों पढ़ाऊंगा, जब ये सेम चीज यहाँ पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स के टॉपिक में इसमें रिलेट कर दूंगा। ठीक है? लिखिए नाम आप लोग। पहला का नाम क्या है? बॉयल्स लॉ। दूसरा का नाम चार्ल्स लॉ। तीसरा का नाम क्या लिखेंगे? गेलुसाक्स लॉ। और पांचवा का नाम क्या लिखेंगे? एवोगाड्रो लॉ। नाम लिख लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या लिख के हेडिंग दोगे बउआ? बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये सब क्यों बना रहे हो? सीधा नाम लिखने के बोल ना ऐसे। मैंने तो बस खाली समझाने के लिए बताया था कि सब प्रिंसिपल वगैरह से क्या होता है, पर एक बार जब हम लोग समझ जाएंगे तो वापस आएंगे, ठीक है इस पर। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हमारे पास लॉ है, कौन सा लॉ हुआ? बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है ना, कि पहले इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे समझे, पानी का पतीला है। किसका पतीला है? पानी का पतीला। अगर आपने उस पानी के पतीले को गर्म करने के लिए रख दिया, ठीक है, तो पक्की बात है, पानी का पतीला है, अगर वो गर्म होगा, ठीक है, तो सिंपल टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, हम चाहते हैं कि पानी को गर्म भी करते रहे और टेम्परेचर भी ना बढ़े। क्या ना बढ़े? तो आप देखिएगा, पानी जो है वो फूलना चालू करता है, उठना चालू करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर बुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बुआ? प्रेशर। अब ऐसे समझाता हूँ, जैसे आपको टेम्परेचर ना कांस्टेंट रखना है, तो अगर तुमने वॉल्यूम को घटाया, कोई बैलून रख करके, अब बैलून के वॉल्यूम को घटाइएगा, तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बड़ा होगा तो
प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा, और अगर वॉल्यूम छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एक दूसरे के इन्वर्सली है ना। लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर। तो इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, आप देखो, वॉल्यूम यहाँ ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम में यहाँ क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो प्रेशर क्या हो रहा है बुआ, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर एक चीज रखना चाहिए, टी को क्या लिखेंगे बुआ, कांस्टेंट। अब हमको बताइए बुआ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वॉल्यूम और प्रेशर पर, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, ठीक। और अगर 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 ये वॉल्यूम है और ये 1/प्रेशर है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ना हो जाएगा, 1/p के डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली कैसे बनता है, लेकिन v और t का, v और p कैसे है, v और p का घट रहा है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, लेकिन इस दोनों में ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। तो ये आप जल्दी से काम कीजिए इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट समझ में आएगा ना किसे कहते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। इसी नियम को कौन सा नियम कहते हैं, बस उतार लीजिए इसको। हेलो, तुम नहीं आए आपको बनते, एक को बार नहीं आते हो, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी बैलून फुलाए हो, बैलून, तो बैलून में जब तुम फूंक मारते हो तो तुम क्या दे, प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अपना प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है वो, अपने आप को फुलाता है, बड़ा करता है वॉल्यूम, है ना। आगे बढ़े। It is state that constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure। एक काम करता हूँ, पहले मैं कंप्लीट कर दूँ तो उसका फिर लिखना है इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास ये हो गया। नेक्स्ट, अगला का नाम क्या हुआ, चार्ल्स लॉ। लिखिए तो हेडिंग चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इस कहानी को भी जरा सा समझो। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि भैया, तुमने इससे पहले वाले में क्या कांस्टेंट किया, टेम्परेचर। इस वाले में मैं क्या करूंगा बुआ, प्रेशर। तो यहाँ पे अगर बोलूंगा प्रेशर क्या है बुआ, कांस्टेंट, तब जाकर कहा जाता है जो वॉल्यूम है मास का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बुआ, टेम्परेचर के। आप सोच के देखो, पतीला पे आपने चढ़ा दिया थी, क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज चढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पतीला का जो ऊपर का ढक्कन उठने लगता है नहीं उठने लगता है। तो आपने क्या करा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कि ये किसके प्रोपोर्शनल है हुआ, टेम्परेचर के। तो लिखा हुआ है ना, द लॉ स्टेट दैट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम अपने आप को क्या करेगा, बड़ा करेगा। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत, अब जरा समझिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भी और टी, ये टी हुआ और ये क्या हुआ, भी हुआ। तो कैसे रहेगा वो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस लॉ को समझने में कोई दिक्कत, अगर प्रेशर क्या होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या होगा, लगातार। टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो आपका पतीला भी क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। उतार लीजिए इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। सिंपल सा लॉ है। दूसरा नियम लिख लीजिए, चार्ल्स लॉ। ठीक है, खाना टंगा हुआ है वहां बाहर और मोटरसाइकिल में, बाइक में। ठीक है,
इसी पे यहीं पे ठीक, हो गया। तो क्या आप लोगों को चार्ल्स लॉ समझने में कोई दिक्कत? क्या आप लोगों को बॉयस लॉ समझने में कोई दिक्कत? बॉयस लॉ याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत फेमस लॉ है। आप बताइए ना, बॉयस लॉ किसे बोलते हैं? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर और वॉल्यूम क्या इनवर्सली हो। अच्छा, चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं? प्रेशर कांस्टेंट हो और इसमें क्या हो, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट। अगला में देखिए, अगला का नाम क्या है? गे लुसाक्स लॉ। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेंटोन्स लॉ। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम सबसे है। इसमें कहता है भैया हम क्या कांस्टेंट करेंगे? वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट करेंगे? वॉल्यूम। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं वी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? कांस्टेंट। तब देखा गया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? आपके एग्जांपल मतलब प्रेशर कुकर फटता है? प्रेशर कुकर क्यों, अच्छा प्रेशर जब बढ़ता है अंदर तो सीटी क्यों ऊपर उठता है? क्योंकि पता है कि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और वही अगर नहीं उठता तो सीधे क्या प्रेशर फाड़ के निकलता है वॉल्यूम। तो अब कितना बात समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर क्या है बउआ, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर यहाँ किसके प्रोपोर्शनल है बउआ? टेम्परेचर के। Correct। यहाँ भी लिखा गया किसके प्रोपोर्शनल है बउआ? टेम्परेचर के। तो वो वाला भी कहानी है और टेम्परेचर वाली कहानी है। अगर तुमने नीचे से आग देना चालू किया तो प्रेशर कुकर का अगर तुमने सीटी क्या किया है, दाब दिया हुआ है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तुम टेम्परेचर लगातार क्या कर रहे हो, दिए जा रहे हो। तो टेम्परेचर से क्या बढ़ता है बुआ? प्रेशर। और टेम्परेचर से वॉल्यूम भी बढ़ता है। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोपोर्शनल होगा बुआ? डायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूंगा इसका ग्राफ बनाना, तो यहाँ पर फिर वैसे वाला बनेगा टी टी। ठीक है, तो पहले वाले में क्या कॉन्स्टेंट था? टेम्परेचर। दूसरे वाले में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। इस वाले में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। ठीक है, इसको नोट करो। एकदम इजी लॉ है, कोई कहीं से समस्या नहीं है, आराम से पढ़ लीजिए। ये लुसाक्स लॉ state that constant volume, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। कौन सा टेम्परेचर हुआ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो तीनों लॉ याद हो जाएंगे आप लोगों से? स्टेटमेंट एकदम क्लियर है? ये उतार के, ये उतार लीजिए। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बता दो। नेक्स्ट, अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमारे पास ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपको ध्यान आ जाए। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, मेरी बात को सुनिए। ये कहता है एगो पहला गैस है जो इतना प्रेशर लगा रहा है, कै गो सेब के बराबर? दो गो। दूसरा गैस है जो कै गो सेब के बराबर? तीन। और जब तुम इस दोनों को मिला दोगे आपस में, गैस मिल जाता है ना। अगर एक स्प्रे यहाँ मारे एक स्प्रे में, तो गैस नहीं मिल जाएगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसमें कितना गैस मिला हुआ है। तो जब इस दोनों गैस को मिला दोगे तो दोनों का प्रेशर किसके बराबर होगा? तो इस दोनों को जोड़ेंगे उसके बराबर। बस, तो पहले कितना था? तीन और दो, अभी कितना है? पांच है कि नहीं? तो यही बात कह रहा था कि जितने इसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं, तो टोटल प्रेशर इस सारे प्रेशर को जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। वो तो बेसिक सी बात है। अगर एक आदमी हमको 5 रुपया दे रहा है, अगर ऐसे 50 आदमी है, तो कितना रुपया होगा? तो सबका पैसा क्या करेंगे, इंडिविजुअली जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? अब चूंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जोड़ भी एकदम सिंपल होगा। 2 + 2 4, 4 + 3 7, ये वाला, इसमें कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो पहले लॉ किसे कहते हैं समझ में आ गया? इस लॉ में समझने में कोई परेशानी? आप स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस नियम के अनुसार। क्या कहता है? वेन टू और मोर देन टू, कहता है दो या दो से अधिक केमिकली इनर्ट गैस, याद रखिए गैस क्या हुआ? केमिकली इनर्ट है ना, आर कीप्ड इन क्लोज कंटेनर। देखिए केमिकली इनर्ट का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा मेरी बात।
एक गैस आया, दूसरा गैस आया, तो दोनों गैस चुपचाप खड़ा है। अरे बात समझ में, जैसे एक आदमी आया, 5 रुपया दिया तोरा, दूसरा आदमी आया, 5 रुपया दिया तोरा। अब इन्हें कि दोनों को शादी कर ले, और शादी कर क्या बोले कि आप तो हम दोनों एक ही हो गए ना, अब हमारे से ले 5 रुपया, तो दो आदमी किससे बदल जाएगा? एगो बदल जाएगा जा। हम आदमी जो 10 और 10 20, आप पैसा दे रहे हैं 10 को आदमी, बोले हम तो शादी हो गया हम होगा। तो शादी वादी होना, तो मतलब आपस में केमिकली रिएक्ट ना कर जाए, बल्कि वो दोनों अलग अलग ही रहे। अलग अलग मतलब क्या? इनर्ट रहे। इनर्ट मतलब इनर्ट गैस कभी केमिकल प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो मतलब एक आदमी आया और दूसरा आया, तो वो दो ही रहेगा, कभी एक, लेकिन शादी हो जाएगा तो इसीलिए क्या बोल रहा है बुआ, कैसा होना चाहिए बुआ? इनर्ट मतलब जैसा अगर एक पार्टिकल आया, एक पार्टिकल आया, हम गिने कि दो है तो दुए होना चाहिए, नहीं कि मिलकर एक हो गया। ऐसा नहीं कि सोडियम आया, क्लोरीन आया, मिला करके NaCl एगो एगो बना लिया, ले कहानी खत्म कर। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बनना नहीं चाहिए। जैसे है वैसे सबको सब कुछ अलग अलग चाहिए। तो इसके लिए कौन सा होना चाहिए? इनर्ट गैस होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर। किसके द्वारा? जो गैस मिक्स हुआ है आपस में, ठीक है ना, मिक्सचर के द्वारा इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। किसके? सम ऑफ पार्शियल। पार्शियल मतलब जो अलग अलग पार्टिकल है उसको जोड़िएगा उसके बराबर। और इंडिविजुअल मतलब क्या होता है ना? इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। तो अलग अलग पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उस सबको जोड़िएगा तो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? डाल्टन लॉ। और अगर दोनों एक हो जाएगा तो फिर अलग अलग कहाँ रहेगा वो? ठीक है। तो ये सब मिलके जितना लगा रहा है और ये सब मिलके जितना लगा रहा है, सबको जोड़िएगा तो किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर के बराबर। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, पहले समझे। इस नियम के अनुसार कि पहले बार दो या दो से अधिक केमिकल इनर्ट गैस, केमिकल इनर्ट गैस का मतलब आपस में कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, अलग अलग ही रहे, वो जो प्रेशर लगा रहा है उस पर वो बराबर होगा किसके? सम ऑफ पार्शियल। पार्शियल मतलब अलग अलग जो होता है इंडिविजुअल गैसेस के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। इसी बात को नोट कर लीजिए तो बच्चे लोग। पिक्चर ऐसा बना लेना, वो बना नहीं बनेगा आपसे। गैस वन का प्रेशर क्या है? P1। गैस टू का प्रेशर क्या है? P2। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? P1 प्लस। नोट कर लिया आप लोग? हो गया? बढ़िया है क्या? अच्छा ठीक। तो डाल्टन लॉ पार्टिसिपेशन समझ में आया क्या होता है? सब गैस के द्वारा जो आपस में क्या होगा, मिक्सचर के बाद जो प्रेशर लगेगा उस सारे के द्वारा लगाए गए प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये इसका लिमिटेशन क्या होगा कि यह इनर्ट होना चाहिए, इन्हें कि आपस में रिएक्शन करके खत्म कर दे, ठीक है। ये लिखे है P बराबर P1 प्लस P2। इस चैप्टर को कैसे हटा दिया है केमिस्ट्री में से? इस चैप्टर को हटा दिया है केमिस्ट्री में से।
ये छोटा चैप्टर भी है वैसे। आज गैस लोग खत्म कर लिए। कल हम लोग क्या करेंगे पता है? काइनेटिक केटीजी पढ़ लेंगे। परसों मॉलिक्यूल और तरसों खत्म, 3 इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा ये। छोटा चैप्टर भी है। आगे बढ़े, बता दो इसको। नेक्स्ट, बता दो क्या? नेक्स्ट में पूछेगा इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब ये कहाँ तक ये काम करेगा, कहाँ तक नहीं करेगा। तो कहता है देखिएगा कि यह सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इनर्ट गैस, ठीक। अच्छा, यह एप्लीकेबल नहीं है केमिकली रिएक्टिव गैस जैसे कौन कौन? H2, Cl2, CO और Cl2 के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए है बउआ? किसके लिए? N2O2 N2 एंड ये Cl2 दोनों में आ चुका है ना, ये को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए बच्चे लोग जरा सा इस बात को लिमिटेशन में। तो ऑब्जेक्टिव में तो ये भी पूछ सकता है ना क्या, किसमें से किसके लिए डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं है या है? हम्म, ठीक है, लिखिए। इसकी लिमिट कहाँ तक है? लिमिट कहाँ के बाद खत्म हो जाएगी? H2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, COCl2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन Cl2 अकेले में रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, जैसे यहाँ देखो N2O2 N2Cl2 ये सब रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सब आपस में क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा। बढ़े आगे। ठीक है, तो देख लो, अगर N2O2 को रखोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, N2Cl2 को रखोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन H2Cl2 को रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा। COCl2 को रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट, एवोगाद्रोज लॉ। अब ये भी बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। एवोगाद्रोज कहता है सुन, इस दुनिया में इतना घर है, ठीक, मोहल्ला में मान लीजिए बहुत घर है, सबके घर का साइज क्या है? छोटा बड़ा है, लेकिन घर में आदमी सब में सेम है। बस यही बात, मतलब समझे? कि देख रहे हो इसमें क्या है बुआ? एटम। इसमें क्या है? मॉलिक्यूल। इसमें भी है ना मॉलिक्यूल्स, लेकिन सबकी संख्या हमेशा क्या रहेगा? सेम। जैसे देखो इसमें क्या है बुआ? ए 3, 3 6 3 9, 9 गो इसमें भी है, 9 गो इसमें भी है, 9 गो इसमें भी है कि नहीं है? तो कहने का मतलब, अगर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अंदर अगर सेम कंडीशन हो, मतलब जिसका टेम्परेचर भी सेम है, कंडीशन मतलब क्या? तीनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम। तीनों का प्रेशर क्या होगा? सेम। तीनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। देखो सेम वॉल्यूम सेम वॉल्यूम सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर सेम प्रेशर सेम प्रेशर। तब कहता है कि सब गैस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे बउआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे। क्या इस बात को समझ में आया? इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ये बुआ दो, कोई डाउट इस लॉ में? उन्होंने क्या बोला कि अगर तीनों कंडीशन सेम रहेगा तो सब में नंबर क्या रहेगा? एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे कुछ भी हो, सब में क्या रहेगा? मिलोग्राम को सेम, ठीक है ना। तो बउआ इसी बात को लिख लीजिए तो। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बउआ? नंबर ऑफ। जितने नंबर में होगा, जितना अधिक नंबर में गैस होगा, वॉल्यूम भी उतनी ज्यादा होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे लोग इस पिक्चर को बना सकते हो ऐसे करके, ऐसे बनाकर 1 2 3 4 5, 5 को बनाना, 9 को जरूरी 9 को बनाएंगे, 4 5 कितना बनाना, लेकिन एक में जितना बनाना उतना सब में बनाना, ठीक है। और नीचे क्या लिख लेना? He, मतलब एगो आपका एटम हुआ, एगो आपका क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स हुआ, और यहाँ भी क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स हुआ, ठीक है। ठीक है, अच्छा बताओ तो He का कितना होता है? याद है हीलियम का?
2 एटॉमिक नंबर, लेकिन मास कितना होता है? 2 दूनी 4। तो ये 4 अपने मॉलिक्यूलर मास में है। इसमें कितना होता है? NH3 का 15 ग्राम, जोड़ के देख लो। और इसे कितना होगा? 8 दूनी 16, 16 2 है तो 32 ग्राम। तो अपने मॉलिक्यूलर मास में सेम नंबर है। इसी को तो एवोगाड्रो नंबर कहते थे, याद है? गिना था कैसे? एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो इससे क्या पता चला? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो सब में नंबर क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। एवोगाड्रो नंबर सबका सेम होता है ना? 6.02 × 10⁻23। क्यों सेम होता है, समझ में आ गया? इसीलिए बोलता था सेम नंबर है। तो V और N का ग्राफ बना लोगे, N V। हो गया? बोलिए। चलो ठीक। तो ये तो नीचे लिख लिया ना, ये वाला बात? ये लिख लीजिए, ताकि पता चले इसके मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है इसमें। ठीक है, बढ़िया। आगे नेक्स्ट, अगला का नाम क्या है बुआ? ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। पहले ये होता क्या है? तो सबसे पहले डिफ्यूजन किसे कहते हैं और इफ्यूजन किसे कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूज का मतलब होता है एक का दूसरे में घुस जाना। जैसे भात और दाल आपस में क्या हो गया? तो फिर भी भात दाल तो अलग अलग दिखता है, लेकिन दाल और पानी तो डिफ्यूज हो गया कि दूसरे में। तो कहता है कि इट इज द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, गैस का मिक्स हो जाना उसी समय, किसके? फ्रॉम ए होमोजेनियस, अपने जैसे दूसरे मिक्सचर में। तो एक दूसरे में घुस गया, उसको क्या बोलते हैं बुआ? डिफ्यूजन। और एक दूसरे से निकल गया, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। घुस गया तो डिफ्यूजन, और निकल लिया तो डिफ्यूजन। अरे बात समझ में? जैसे कि पानी में तुम अथी डालो, क्या बोलते हो उसको? चीनी, तो घुल गया। लेकिन पानी में तेल डालोगे तो तेल आराम से तुम वहां से निकाल सकते हो ऊपर से। तो जो निकल गया उसको इफ्यूजन, और जो घुल गया उसको डिफ्यूजन। समझ में आ गया? तो ये वाला बात ग्राहम लॉ क्या कहता था? ये कहता था कि एक गैस दूसरे गैस में कौन कितना फास्ट घुलेगा। कौन, तब देखो चीनी हो, नमक हो, तो सबका एक क्षमता ना, कौन कौन पहले घुल जाता है, कौन अब ग्लूकोज रखेगा तो हाली से घुल जाएगा। चीनी की तुलना में ग्लूकोज क्या होता है? बहुत फास्ट घूमेगा। तो कौन कितना फास्ट घूमेगा? तो एक बात बताइए, हल्का कौन होता है? हल्का ग्लूकोज होता है ना, पतला सा। लेकिन चीनी क्या होता है? मोटा होता है। तो चीनी की डेंसिटी ज्यादा है, और ग्लूकोज की डेंसिटी, उसको रखते पिला जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है इस नियम को किसने प्रपोज किया था? थॉमस डाल्टन। कहता है इस नियम के अनुसार अगर क्या कांस्टेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बउआ? कांस्टेंट। तो कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब किस रेट से एक दूसरे में विलय होगा, किस रेट से एक दूसरे में विलय होगा, वो इस बात पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके बउआ? स्क्वायर रूट ऑफ क्या बउआ? डेंसिटी। जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसको घुलने में समय उतना, उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जो जितना पतला होगा उतना कम समय लगेगा। इतना बात समझने में कोई दिक्कत आपको? तो यही बात लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नहीं घुल रहा था ऐसे तो नहीं हिलाते होते रहते, तो क्या बढ़ा रहे होते? प्रेशर बढ़ा रहे होते उसका। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो जल्दी घुल जाएगा, और डेंसिटी कम होगा तो जल्दी घुल जाएगा। क्या ये नियम आपको समझ में आया, या कोई डाउट है आपको? नहीं? तो इसी नियम, बस इतना ही नियम था। तो क्या आज आपको जितना भी नियम समझाया तो समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो जल्दी से आप एक काम करो, इसे नोट कर दो पहले, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और इस पिक्चर में ये बना लेना।
क्या? तो एक काम करो, पीछे वाला बना लो इसको। तो हम लोगों ने आज कितने नियम पढ़े, समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार। अब ये समझ में आया? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाद्रोस लॉ। कोई दिक्कत? तो इस नियम से हम लोग क्या किए बउआ, बाकी सारे नियम को हम लोगों ने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। और अपने काम करो, इसको नोट कर लो, ठीक है? चलो, फिर कल मिलेंगे तो आगे बात करेंगे, पहले गैस लॉ कर लो एक बार, फिर असाइनमेंट में